Hello and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathore from Chem पंडित. जिन्होंने आज हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ये चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वेबसाइट chempandit.com का, जो कि एक फ्री साइंस एंड केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए फॉर क्लासेस 6 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे सभी लर्निंग रिसोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टडी नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटसेट्रा। वीडियो लेसन्स सभी चैप्टर्स के यहाँ पर मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर, और सभी तरह के स्टडी नोट्स और बाकी रिसोर्सेज स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जाकर वहां से कॉपी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बात करते हैं आज की क्लास की। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9, जो कि हम 2 पार्ट में करेंगे। इसके पहले हमने क्लास 9 के चैप्टर 1 में पढ़ा था अबाउट मैटर। मैटर किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और किस तरह से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है या नहीं है। अगर वो प्योर नहीं है तो मोस्टली वो मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मिक्सचर क्या है और कितने टाइप का है? क्या मिक्सचर को हम उसके कंपोनेंट्स में वापस तोड़ सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज की जाती हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्योर सब्सटेंसेस। मैटर में हमने पढ़ा था कि मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस हो सकता है, पर पॉइंट ये है कि क्या जो भी मैटर हमारे आसपास है, जो भी जिस भी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, भले ही सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, पॉइंट ये है कि क्या ये मैटर प्योर फॉर्म में है, क्या ये प्योर है। जब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, तो इससे हमारा मतलब क्या है? अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें तो प्योर सब्सटेंस क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें किसी भी तरह की मिलावट या अडल्ट्रेशन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं प्योर। अगर हम नॉर्मली कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, सपोज हम मिल्क लेते हैं या हम फ्रूट जूसेस लेते हैं मार्केट में पैक्ड जो मिलते हैं, या हम वाटर खरीदते हैं जो बॉटल्ड वाटर मिलता है आजकल, मिनरल वाटर, या हम कोई भी और चीज खरीदते हैं उसके ऊपर अक्सर लिखा रहता है प्योर मिल्क, प्योर वाटर, प्योर जूस। तो एक कॉमन मैन के हिसाब से प्योर का मतलब क्या है? क्योंकि हम हेल्थ को मेन मोटिव हमारा रखते हैं, इसीलिए हम प्योर सब्सटेंस की तरफ जाते हैं, प्योर सब्सटेंस ही परचेज करते हैं और वही हम कंज्यूम करते हैं। प्योर मिल्क, प्योर वाटर, प्योर जूस, है ना, प्योर घी। तो प्योर का मतलब हम समझते हैं कि इसमें किसी भी तरह की अडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फ्रूट जूस मार्केट से परचेज करते हैं तो इसमें फ्रूट का जो एक स्क्वॉश है या फ्रूट का जो जूस है, इसके अलावा बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें भी मिक्स रहती हैं। जैसे कि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर हो सकता है, इसमें कई बार जूस ना होकर या जूस के साथ कुछ फ्लेवर भी हो सकता है, ताकि ऐसा लगे कि ये बिल्कुल प्योर है। इसके अलावा इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि इनकी एक वो रखनी पड़ती है ना, एक आपको देखना इसका जो एक एक्सपायरी डेट आप देखिएगा, 2 महीने, 3 महीने, 1 मंथ, इस तरह से हो सकती है। तो इतने समय के लिए इसको फ्रेश रखने के लिए और ये खराब ना हो, इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जो कि केमिकल्स हैं। और ये इन सब के ऐड होने के बाद जो भी खाने का मटेरियल है, फूड मटेरियल है या जूस है, ये काफी अनहेल्दी हो जाता है फॉर कंजम्पशन। तो ये तो बात हुई एक कॉमन मैन की, एक कॉमन आदमी के लिए प्योर सब्सटेंस का मतलब है ऐसी चीज जिसमें मिलावट नहीं की गई है। अगर वही जूस हम घर पे निकालते हैं जूसर से, तो उसमें हम क्या डालते हैं? ओनली द फ्रूट जिसका हम जूस निकाल रहे हैं, प्लस थोड़ी शुगर हम डालते हैं, दैट्स इट। तो उसे हम कहेंगे प्योर जूस, राइट? तो ये तो हुई कॉमन मैन की बात। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट या कोई केमिस्ट अगर कहता है कि ये सब्सटेंस प्योर है, या हम कहें कि केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस प्योर है, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर चीज एक सिंगल तरह के सब्सटेंस से बनी है, एक सिंगल तरह के एटम्स या पार्टिकल्स उसमें हैं, एक तरह के, यानी जिनका केमिकल नेचर सेम है। ठीक, केमिकल नेचर सेम है, इसका क्या मतलब है?
फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मिल्क जो है, मिल्क को हम कहते हैं कि भाई प्योर मिल्क हम डेयरी से लेकर आए हैं, है ना। तो मिल्क कितना ही प्योर आप कहीं से भी लेकर आइए, लेकिन मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है केमिस्ट्री की भाषा में। क्यों? क्योंकि मिल्क में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर मिल्क बना है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग केमिकल नेचर के हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से ये नहीं बना है। ठीक, तो मिल्क जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क में वाटर भी है, मिल्क में फैट्स भी है, प्रोटीन भी है। फैट्स, प्रोटीन, ये सभी अलग अलग केमिकल नेचर के हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, इनका स्ट्रक्चर भी अलग है। ठीक, तो इसीलिए हम प्योर मिल्क को, वो कितना ही हम प्योर लेकर आए, कहीं से भी लेकर आए, इट डजेंट मैटर, और वो कितना ही प्योर हो एक्चुअल में, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में वो प्योर नहीं होता है, प्योर सब्सटेंस नहीं है मिल्क। ठीक, इसी तरह से अगर हमने जूस का भी एग्जाम्पल लिया, जूस का भी यही है कि वो कितना भी प्योर लिखा हो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर, दूसरे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब मिक्स होते हैं। तो देखा जाए तो ये केमिस्ट्री की भाषा में भी प्योर नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें जो ऐड की गई हैं, इनका केमिकल नेचर अलग अलग है। ठीक, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंसेस अगर प्योर नहीं है तो फिर ये कैसे हैं? सब्सटेंसेस हम देखेंगे हमारे आसपास मैटर जो है वो मोस्टली मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मिक्सचर क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम ये डिस्कस कर लें कि प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो फर्दर सिंपल कंपोनेंट्स में, सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये खुद ही ऐसा सब्सटेंस है जिससे मिलकर बाकी सब चीजें बनी हैं। तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। वर्ल्ड में सभी मटेरियल, दुनिया में हर चीज जो है वो बेसिकली एलिमेंट से बनी होती है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो एलिमेंट क्या है? ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है दुनिया में हर चीज का। तो क्योंकि ये हर चीज का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ये सिंपलेस्ट सब्सटेंस खुद है। इसे और छोटे सब्सटेंस में या सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ना पॉसिबल नहीं है, चाहे हम कुछ भी केमिकल प्रोसेस या मेथड यूज कर लें। हम इसको हीट दें, यानी कि टेम्परेचर दें, हीट करें, या हम इसको लाइट का रिएक्शन कराएं, या हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें, कोई भी प्रोसेस से एलिमेंट को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल है कार्बन। ठीक, कार्बन जो है ये फर्दर सिंपल सब्सटेंस में टूट नहीं सकता है, और क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है, तो कार्बन क्यों प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि कार्बन एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, खुद कार्बन से। इसमें सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन के ही हैं और किसी और चीज के नहीं हैं। ठीक है, तो जो कार्बन एलिमेंट है ये कार्बन के एटम से बना है। इन सभी एटम्स का सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, केमिकल नेचर है, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक, अब अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स क्या है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बने होते हैं कंपाउंड्स। जब ये एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो बनता है कंपाउंड। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है। इन सभी एलिमेंट्स के बीच जिनसे कंपाउंड बना है, इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, बॉन्ड्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। पॉइंट ये है मेन कि जो एलिमेंट्स हैं ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं आपस में। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे वाटर। वाटर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और जैसा कि हमें दिख रहा है इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन के दो एटम का मास हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, जैसा कि हमें पता ही है। तो 2:16, तो ये हो जाएगा 1:8। तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल में ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:8 रेशो बाय मास। ठीक, तो फिक्स रेशो है 1:8 बाय मास। तो जब भी ये 1:8 रेशो में कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बनेगा वाटर।
ठीक। सिमिलरली मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, तो इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम हैं। ठीक। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन करेंगे, है ना, 1:2 मान लो आप भी, 1:2, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6, है ना। C6H12O6 यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:2:1 रेशो में कंबाइन करते हैं तब बनता है ग्लूकोज। क्लियर। एलिमेंट्स की बात करते हैं, 118 एलिमेंट्स नोन है दुनिया में, मतलब 118 एलिमेंट्स को हम जानते हैं, इनकी डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से 94 नेचुरली अकर करते हैं और बाकी को लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक। एलिमेंट्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैशियस भी। तो एलिमेंट सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी और गैशियस में भी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है आपका, कार्बन सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, फॉस्फोरस सॉलिड है। लेकिन लिक्विड की बात करें तो मर्क्यूरी, ब्रोमीन क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। इसके अलावा हम जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, ये सब क्या है, ये सब गैसेस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल एक खास तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, है ना। तो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को हैमर से जो है वो मार मार के इसको क्या कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी मेटल को आप हथौड़े से मारते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उसका शेप चेंज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और धीरे धीरे वो, अगर इसको बहुत कंटिन्यूसली आप मारते रहोगे तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ये इसकी खासियत है। जबकि नॉन मेटल्स को अगर आप हैमर से मारेंगे, तो क्योंकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं तो इनका शेप चेंज नहीं होता, बल्कि ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स को क्योंकि ये हार्ड है इसलिए इनमें डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी यानी कि इनको वायर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड है, फोर्स अप्लाई करने पे ये इनका शेप चेंज हो सकता है। लेकिन नॉन मेटल्स क्योंकि हमने कहा कि सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इनका शेप चेंज नहीं कर सकते हो आप। जैसे ही इस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये पिघल जाएंगे या टूट जाएंगे। ठीक। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स वो हैं, वह वो एलिमेंट्स हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी शो करते हैं ये, और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं, इसीलिए इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक। अब हमने बात करी प्योर सब्सटेंस की, कि प्योर सब्सटेंस जो है वो मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिक्सचर के। मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements or compounds which are not chemically combined and may be present in any proportion। तो मिक्सचर क्या है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं, लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, केमिकली कंबाइन नहीं होते यानी इनके बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये एलिमेंट्स या कंपाउंड्स किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिक्सचर का होता है एयर। एयर हम जानते हैं बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर क्या है, इसमें है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी अर्गन, वाटर वेपर, पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होती हैं, लेकिन साथ में कंबाइन होकर रहती हैं, तब एयर बनती है। ठीक। अब मिक्सचर जो है ये 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हो सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस, होमो यानी सेम, ठीक। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कि जो भी सब्सटेंसेस हैं वो कंप्लीटली आपस में जो है मिक्स हो जाते हैं और दिखाई नहीं पड़ते हैं अलग से, यानी इसको कहते हैं नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आर प्रेजेंट। यानी इसमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं रहती हैं, यानी जो मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं हमारी आंखों से, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर, ठीक। इसको हम एग्जाम्पल लेकर अभी समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। इसका जस्ट ऑपोजिट, जिसमें ये वो मिक्सचर है जिसमें सारे सब्सटेंसेस जो है वो सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं आपस में, और ये पूरे में फैले हुए रहते हैं, कभी कभी पार्टिकल्स के फॉर्म में, कभी बबल्स के फॉर्म में, कभी ड्रॉपलेट के फॉर्म्स में। और यहाँ पर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन रहती हैं, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स मिक्स हुए हैं इस मिक्सचर में, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, वो हमें अलग से नजर आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यानी कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम नहीं है, अलग अलग रहेगा अगर हम इसको चेक करेंगे तो। जबकि होमोजीनियस में जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, यानी एक जैसा रहेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, नमक और रेत का मिक्सचर, और ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर। अब हम इसी को एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, ये है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल, ये है वाटर, ठीक, ग्लास में लिया है हमने। इसमें हमने 1 चम्मच शुगर ऐड करी है, ठीक है। क्या ऐड किया है इसमें, हमने ऐड की है प्लस शुगर। शुगर ऐड करके हमने स्पून से उसको पूरा घोल दिया है। शुगर पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो गई है, ठीक। पूरी तरीके से वाटर में जब ये डिसॉल्व हो गई है तो फिर आप इसको देखेंगे, आपको ना शुगर के पार्टिकल्स कहीं भी नजर नहीं आएंगे अलग से, यानी यहाँ पे कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं है। आपको शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है, घुल चुकी है। और इसका कॉम्पोजिशन आप ऊपर से पानी ले लीजिए, चाहे नीचे से ले लीजिए, कॉम्पोजिशन इसकी सेम रहेगी। शुगर बिल्कुल बराबर से रहेगी पूरे में, कहीं ज्यादा है कहीं कम है ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग से नहीं देख सकते हैं और कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। यहाँ देखिए आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हमने सैंड ली है थोड़ी सी और पानी में इसको डालकर घोल दिया है, ठीक। तो आप देखिए ऊपर का जो पानी है ये कैसा दिख रहा है ना, मडी मडी सा दिख रहा है, थोड़ी सी इसमें रेत के बारीक बारीक पार्टिकल्स तैर रहे हैं, और थोड़ी देर रखने पर ये सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है, हमें रेत के पार्टिकल्स अलग दिख रहे हैं और पानी अलग दिख रहा है, ठीक। दूसरा कि इसकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर आप देखो, ऊपर रेत कम है लेकिन नीचे रेत के पार्टिकल्स सेटल हो गए हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा रेत है ना। तो आप कहीं से भी पानी लेंगे इसमें कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा, कहीं पर रेत के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स कम होंगे, कहीं ज्यादा होंगे। तो यहाँ कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। मिक्सचर के बाद बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जो कि होमोजीनियस होता है हमेशा। होमोजीनियस हमने पहले भी पढ़ा है, होमोजीनियस यानी जिसके कंपोनेंट्स इस तरह से आपस में मिले हुए होते हैं कि उन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं अलग अलग, तब हम कहते हैं होमोजीनियस। जब वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक। तो 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर हैं किसी चीज में और वो मिक्सचर होमोजीनियस है तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है लेमोनेड, सोडा वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट
और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जिसको डिसॉल्व किया गया है, ठीक, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। अब इसको हमें हमेशा याद रखना है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये ग्लास है जिसमें हमने वाटर लिया है और इस वाटर में हमने 1 स्पून शुगर को घोल दिया है, मिक्स कर दिया है अच्छे से, जब तक कि वो पूरा डिसॉल्व नहीं हो गया, ठीक। अब इसमें सॉल्यूट क्या है? इसमें सॉल्यूट है शुगर। सॉल्यूट क्या है? शुगर है। क्यों है? क्योंकि शुगर को डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है वाटर, क्योंकि वाटर में घोला गया है शुगर को, ठीक है। एक और हमें बात याद रखनी है कि सॉल्यूट जो है वो लेस क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने 1 ग्लास वाटर में सिर्फ 1 स्पून शुगर घोली है, या हम अगर 2 या 3 सपोज अगर हम ग्राम में ले लें, अगर हम इसमें 5 ग्राम शुगर भी घोलते हैं या 10 ग्राम भी घोलते हैं, तो वाटर तो ग्लास भर के है, सपोज कि 100 ml है, और शुगर जो है वो सिर्फ कितनी है? 10 ग्राम है। तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है, वो लेस क्वांटिटी में है और उसको घोला जा रहा है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, वो लार्ज क्वांटिटी में है और उसके अंदर सॉल्यूट को घोला जा रहा है। क्लियर? अब हम इसके और भी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और ये क्लियर करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लेंगे, ये हमने पहले भी लिया है, शुगर सॉल्यूशन। अगर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें सॉलिड को डिसॉल्व किया गया है लिक्विड में, ठीक। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है शुगर और सॉल्वेंट है वाटर। शुगर सॉलिड है यहाँ पे और सॉल्वेंट वाटर लिक्विड है, ठीक। अब शुगर जो है, एक तो इसे घोला गया है इसलिए ये सॉल्यूट है, ऊपर से ये कम क्वांटिटी में है। सॉल्वेंट वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है और इसके अंदर घोला गया है, यानी इसमें डिसॉल्व किया गया है सॉल्यूट को। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी अगर हम पानी लें सपोज 100 ml और उसके अंदर 10 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व करके स्पून से पूरी तरीके से मिक्स कर दें, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सॉल्ट पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व होकर गायब हो जाएगा, उसे हम देख नहीं पाएंगे। तो ये होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूट है सॉल्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट है वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है और ये ज्यादा क्वांटिटी में है। फिर एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन। इस पे क्वेश्चन आता है अक्सर। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन आयोडीन का सॉल्यूशन है जो अल्कोहल में बनाया जाता है। यहाँ पे आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो इसमें जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो सॉल्यूट है क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है और इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉल्वेंट यहाँ पे अल्कोहल है जो कि लिक्विड है और इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। तो अल्कोहल जो कि सॉल्वेंट है, ये ज्यादा क्वांटिटी में है, लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्यूट आयोडीन है जो कि कम क्वांटिटी में है और सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, वो है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं, कोका कोला, थम्स अप एक्सेट्रा, ये सारे एरेटेड ड्रिंक्स कहलाते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहती है लिक्विड में, ठीक। इसमें जो एक टैंजीनेस का जो टेस्ट आपको मिलता है ना, एक जो क्या कहते हैं, एक झार जो इसमें टेस्ट आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड का ही टेस्ट होता है जो आपको कोल्ड ड्रिंक में आता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है जो कि एक लिक्विड है। तो जाहिर है कि लिक्विड है वाटर, तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में है और सॉल्यूट यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में है। क्लियर? तो आई होप कि इसके बाद आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर हम
ये जो हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ हम देख लेते हैं। ये एक ग्लास है जिसके अंदर शुगर वाटर है ना, जो हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया था वो। और यहाँ टॉर्च से हम ये बीम ऑफ लाइट इस पे थ्रो करेंगे, तो बीम ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी और ये पानी के थ्रू क्रॉस करके और यहाँ आगे निकल जाएगी। और ये जो बीम है लाइट की, इसको सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्कैटर नहीं कर पाएंगे, मतलब ये सीधे के सीधे इसके थ्रू पास हो जाएगी, लेकिन ये फैलेगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज हमने अभी अभी पढ़ा कि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता है, इसलिए बीम ऑफ लाइट एज इट इज पास होके ऐसे स्ट्रेट जो है वो बाहर निकल जाएगी और स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, सॉल्यूशन की बात की है तो हमें एक और बात यहाँ पढ़नी पड़ेगी, और वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन 3 तरह का हो सकता है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। ठीक, सपोज हमने एक ग्लास में 100 ml वाटर लिया है, दिस इज वाटर, और इसमें हमने शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं। सपोज हमने टू स्पून शुगर डिसॉल्व करी इसके अंदर। ठीक, फिर सपोज अभी जो ये सॉल्यूशन बना है हमारा, ये कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें 100 ml वाटर में सिर्फ 2 स्पून शुगर है, यानी सॉल्यूट बहुत लेस अमाउंट में है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फिर सपोज हमने इसी ग्लास में सपोज 6 स्पून और डाल दिए, यानी टोटल हमने 8 स्पून शुगर डाल के उसे घोल दिया, वो घुल गया पूरा, वाटर पूरा घुलने के बाद ट्रांसपेरेंट हो गया वापस, तो इसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में होता है, अब यहाँ पे ये 8 स्पून हो गया, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब इसी ग्लास में हम और शुगर लेंगे, डिसॉल्व करेंगे, फिर और शुगर लेंगे, डिसॉल्व करेंगे, फिर और 1-2 स्पून डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे। ऐसा करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब और शुगर इसमें डिसॉल्व नहीं होगी, घुलेगी नहीं, बल्कि वो नीचे रह जाएगी, नीचे जमा हो जाएगी डिसॉल्व होने की बजाय। ठीक, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन अब शुगर से सैचुरेट हो गया है, शुगर से सैचुरेट हो गया यानी इसमें और शुगर घुल नहीं सकती है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. यहाँ टेम्परेचर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हम रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर जो भी है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर एक सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी शुगर घुल चुकी है कि अब इसमें और शुगर डिसॉल्व होना पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाटर अब शुगर से सैचुरेट हो गया है, तो अब जो भी शुगर आप डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगी बल्कि नीचे जमा होती जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। हमने क्यों कहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर इसको हम गर्म करते हैं, तो ये जो बची हुई शुगर थी ये डिसॉल्व हो जाएगी और उसमें थोड़ी सी शुगर और डिसॉल्व हो जाएगी, 1-2 स्पून। टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेशन पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो 1-2 स्पून शुगर और इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद फिर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अगर इसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है तो अब ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसीलिए यहाँ हमने टेम्परेचर की बात कही है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाता है और थोड़ा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा एक गिवन टेम्परेचर पर। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाया और शुगर हमने डिसॉल्व करी, थोड़ी और शुगर डिसॉल्व हो गई और फिर कुछ समय बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई, तो क्या कहलाया सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसका यहाँ काम नहीं है,
लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी एक सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूशन के कितने मास या वॉल्यूम में कितना मास या वॉल्यूम सॉल्यूट घोला गया है, ये होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तीन तरह से हम निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज यानी इस पे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूट का भी मास दिया है और सॉल्यूशन का भी मास दिया है और आपसे कहा गया है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए इस सॉल्यूशन का, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इनटू 100 हमें करना ही पड़ेगा, ठीक। फिर सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपको न्यूमेरिकल में सॉल्यूट का मास दिया है लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन आपसे कहा गया है टू फाइंड आउट, तो आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। इसमें आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन का मिल जाएगा। अगर आपको दोनों का ही वॉल्यूम दिया जाए न्यूमेरिकल में, तब आप यूज करेंगे ये थर्ड फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन सभी फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इस पर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। A solution contains 50 gram of common salt in 380 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass. Mass by mass में निकालना है और दोनों का मास दिया है ग्राम्स में, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस तरह से मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। फिर लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 380 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए है, ये है फॉर्मूला जो यूज होगा। सॉल्यूशन का फॉर्मूला, सॉल्यूशन का मास हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 50 प्लस 380 ग्राम जब करेंगे तो आएगा 430। तो ये हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ फॉर्मूला। फॉर्मूला ये वाला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंट कॉम्पोजिशन निकालनी है, परसेंट कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज। तो सॉल्यूट का मास है 50, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी निकाला है 430, तो 50 अपॉन 430 इंटू 100, आंसर आपका आ जाएगा 11.6%। यानी यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंट में 11.6% है, ठीक। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है इन नेचर। होमोजीनियस यानी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में पूरी तरह से घुले हुए रहते हैं, डिसॉल्व रहते हैं और कोई विजिबल बाउंड्रीज यहाँ नहीं होती हैं। यानी कि हम कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेटली नहीं देख सकते हैं विथ नेकेड आई। दूसरा है सॉल्यूशन के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम रहता है इन डायमीटर। 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर्स, और इसीलिए इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं,
बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं। यानी अगर इनका सॉल्यूशन हम लें सपोज बीकर में और उसके थ्रू एक बीम ऑफ लाइट को पास करें, तो क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज इतना बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसलिए ये उस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, फैला नहीं पाएंगे, बल्कि वो लाइट एज इट इज उसके थ्रू पास होकर आगे चली जाएगी। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, इसलिए एक बीम ऑफ लाइट, लाइट के एक बीम को, रे को अगर हम इसके थ्रू पास करें, सपोज हम टॉर्च से करते हैं, तो वो लाइट इसके थ्रू पास हो जाएगी और बिल्कुल भी स्कैटर नहीं होगी। जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं साइज में तो वो स्कैटर नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था हमने ये कि होमोजीनियस मिक्सचर है ये, और होमोजीनियस है इसलिए इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो आपस में बिल्कुल घुले हुए रहते हैं, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट प्रॉपरली डिजॉल्व रहता है, इसीलिए उसको हम फिल्टरेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था शुगर सॉल्यूशन। तो शक्कर को जब हमने पानी में घोला, डिजॉल्व किया, तो वो डिसअपियर हो गई और बिल्कुल क्लीन वाटर हमको मिला। ठीक, इस वाटर को अगर हम फिल्टर करेंगे तो क्या हम शुगर को अलग कर सकते हैं पानी से? नहीं, क्योंकि शुगर उसमें है ही नहीं, अब शुगर उसमें डिजॉल्व हो चुकी है कंप्लीटली। तो यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, सस्पेंशन या कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यह हमने पहले भी पढ़ा है, कोई भी सॉल्यूशन होमोजीनियस तब होता है जब उसमें हमें पार्टिकल्स नजर ना आए नेकेड आई से, है ना। यही पढ़ा था ना हमने कि अगर वाटर में शुगर घुल जाती है तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि शुगर हमें दिखाई नहीं देगी। वही हमने पढ़ा था कि अगर हम सैंड या मड को पानी में डाल के घोलें तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स हमें अलग से दिखाई देते हैं, इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं सोल्यूशन में, और उसमें थ्रू आउट पूरे में सस्पेंडेड रहते हैं, पूरे में तैरते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड टाइप है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? ये भी एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक, जिसमें कि जो पार्टिकल साइज है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू सस्पेंशन। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उससे छोटा है, इसीलिए देखने पर ये मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस दिखता है, लेकिन होता नहीं है। भाई सीधी सी बात है, हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक, तो इसमें पार्टिकल्स तो हैं, हेट्रोजीनियस भी है, मतलब पार्टिकल दिखने चाहिए हमें तैरते हुए, लेकिन क्योंकि उनका साइज बहुत ही छोटा है इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है, हमें आंखों से देखने पर लगता है कि ये सॉल्यूशन होमोजीनियस है, जबकि ये होमोजीनियस नहीं है। तो देखा जाए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्टिकल साइज का। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या है? बड़ा है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि हम नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते हैं। क्लियर? देखते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सस्पेंशन को हम एक बार फिर से डिफाइन करेंगे। सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं। ठीक, हेट्रोजीनियस हम पढ़ ही चुके हैं। सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस तब होता है जब उसके पार्टिकल्स अलग से दिखाई देते हैं, है ना, उसको हम पहचान जाते हैं, हमें अलग से दिखाई देते हैं उसमें तैरते हुए, तब हम कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी यही हो जाएगी कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर,
ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी इस मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स हैं 2 या 3, वो कंपोनेंट्स आपस में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि हमें आंखों से ये दिखाई देते हैं, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिखाई देती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद अ नेकेड आई, यानी सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से, यानी बिना किसी गैजेट से, बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के, डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट इट्स पाथ विजिबल। अब ये जो पॉइंट है ये डिफरेंट हो गया है जो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था। ध्यान करिए, 2-3 स्लाइड पहले हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम पानी के थ्रू अगर हम लाइट पास करते हैं, हमने टॉर्च से लाइट पास की थी, याद करिए, तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है, उसके थ्रू उसके जो पार्टिकल साइज हैं वो बहुत ही छोटे हैं, होमोजीनियस है, वो घुल चुके हैं सारे पार्टिकल्स, इसलिए बीम ऑफ लाइट सीधे उसके थ्रू पास होती है और स्कैटर नहीं करती है। यहाँ पे हम उससे उल्टा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, इसीलिए जैसे ही बीम ऑफ लाइट पार्टिकल्स पर टकराएगी वो इधर उधर स्कैटर हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी, और इसकी वजह से जब सॉल्यूशन के थ्रू बीम ऑफ लाइट पास होगी तो वो हमें दिखाई देगी, उसका पाथ हमें दिखाई देगा कि वो कहाँ पर जाके कहाँ से स्कैटर हो रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा पहले नहीं था, पहले उसका पाथ विजिबल नहीं, पानी में वो कहाँ किसके थ्रू जा रही थी हमें समझ नहीं आ रहा था, पर यहाँ हमें इसका पाथ दिखाई देगा प्रॉपरली, क्लियरली। चौथा पॉइंट है सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सेटल हो जाते हैं सस्पेंशन को अगर हम अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सस्पेंशन अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है वो जो है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है ना, हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर वो स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि रखने पर उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं हो जाते हैं, जबकि ये जो है सस्पेंशन जो है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अनस्टेबल है। जैसे इसको हम कुछ देर के लिए रखेंगे तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे सॉल्यूट के, और हमें आंखों से दिखाई तो दे ही रहे हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, और इसीलिए क्योंकि ये दिख रहे हैं इजीली, इसीलिए इन्हें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हैं। हम एक फनल लेंगे, फनल में फिल्टर पेपर लगाएंगे और उसके थ्रू इसको पोर करेंगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और जो क्लियर सॉल्यूशन है वो नीचे निकल के फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे हैं एक ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस, है ना। अब बात करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन की। कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने अभी देखा था कि 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक सस्पेंशन और एक कोलॉइडल। हमने देखा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है या पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आई। अभी हमने सस्पेंशन में पढ़ा कि हम आंखों से डायरेक्टली पार्टिकल्स को देख सकते हैं, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इसलिए इन्हें हम आंखों से ऐसे नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें कोई ना कोई गैजेट चाहिए पड़ेगा देखने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए अगर इसको हम रख देंगे सॉल्यूशन को, कोलॉइडल सॉल्यूशन को थोड़ी देर रखेंगे तो भी ये सेटल डाउन नहीं होंगे, जो पार्टिकल्स है वो सेटल होकर नीचे इकट्ठे नहीं होंगे, ये बहुत छोटे हैं, तो इसलिए ऊपर ही तैरते रहते हैं। क्या होता है कि जब पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो उनका कुछ मास भी होता है, मास ज्यादा होता है तो वो मास की वजह से नीचे बैठ जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक, लेकिन अगर मास बहुत ही कम है तो वो उसी में सॉल्यूशन में ही तैरते रहेंगे, उसी में घूमते रहेंगे, लेकिन वो बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोलॉइड जो है वो स्टेबल होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं हो रहे हैं, तो ये स्टेबल है।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कोलॉइडल पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ये लाइट की बीम को आसानी से स्कैटर कर देते हैं। ठीक, और इसी स्कैटर करने को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोलॉइडल पार्टिकल्स, देखो हम कह रहे हैं कि कोलॉइडल के सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो बहुत ही छोटे हैं। इतने छोटे हैं कि हम उनको आई से, आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से। लेकिन फिर भी ये इतने बड़े होते हैं कि लाइट की बीम को स्कैटर कर पाए। और ये जो स्कैटर कर देते हैं, जैसे ही हम बीम लाइट की क्रॉस करेंगे, इसको सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे, तो पार्टिकल से टकरा टकरा के बीम ऑफ लाइट इधर उधर फैल जाएगी, इधर उधर स्कैटर हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शंस में। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना या इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन इस पे बहुत बनते हैं। ठीक है, आखिरी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है और वो सेटल भी नहीं हो रहा है। सेटल नहीं हो रहा है तो फिल्टरेशन से वो सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बल्कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यहाँ पर यूज की जाती है और उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज की जाती है कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इस पार्ट में, पार्ट 1 जो है यूनिट 2 का, इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे हम। इसके आगे फिर कैसे सॉल्यूशन को, कैसे हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस यूज होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जो फर्स्ट पार्ट में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए और मैं उसका आपको आंसर दूंगी। ठीक, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।